हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। और हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है CSPHCL के द्वारा आयोजित उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को छत्तीसगढ़ के 15 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 16 है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल ही डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पुराना जो वीडियो है वो नहीं देखा होगा तो आप एक बार प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। वहाँ CSPHCL डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पर आपको वह वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप ये जो वीडियो है इसको देख रहे हैं तो इसको देखने के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट तो होने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, पहला जो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य कितने सदस्यों को राज्यसभा में भेजता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी हैं छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर आपको 10, 5, 8 और 12 इस प्रकार से ऑप्शन भी दिए हुए हैं। सही जो आंसर वो भी आपको बता दिया गया है 5। लेकिन अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि यहाँ छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है, वहीं राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फैक्ट के रूप में आप याद रखना है। साथ ही साथ यह भी आपको पूछा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो देखिए, जो पहला नाम है वह है फूलो देवी नेताम। फूलो देवी नेताम, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, फूलो देवी नेताम। छाया वर्मा, छाया वर्मा। इसके साथ साथ सरोज पांडे, सरोज पांडे, ये तीनों राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा अगर अन्य नाम देखें तो राम विचार नेताम, राम विचार नेताम, और साथ ही साथ KTS तुलसी, KTS तुलसी। ये कुल जो राज्यसभा के सदस्य हैं पांचों छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है, संख्या के साथ साथ आपको नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ बजट 2019-20 में सर्व शिक्षा अभियान को कितनी राशि का आवंटन किया गया। देखिए, ये 2019 के पेपर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं वो 2019-20 के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार अगर कोई नया अभियान, कोई नई योजना अगर आपको चलाई जा रही है और कुछ बजट में उसके द्वारा राशि का आवंटन किया जाता है तो वह भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से एक आप आइडिया ले सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 2019-20 में सर्व शिक्षा अभियान को जो राशि का आवंटन किया है वह 1500 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। तो आपको जो सही आंसर है उसको यहाँ पर याद रखना है, लेकिन ये 2019-20 के लिए है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है बिलासपुर क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र और दुर्ग भिलाई क्षेत्र। जो इसका सही आंसर है बिलासपुर क्षेत्र में सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र है। इसके अलावा आपने भी नाम सुना होगा अंजनी, ये भी जो बिलासपुर में ही, बिलासपुर क्षेत्र में ही स्थित है। तो आपको यहाँ पर कमेंट कर कर यह भी बताना है कि और कौन कौन से जो औद्योगिक विकास केंद्र हैं वह बिलासपुर में हैं। ठीक है, ताकि आपको भी यहाँ से कुछ जानकारी आप अपने ओर से इकट्ठा कर सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है जिसे उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन करने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग भी है, स्टील उद्योग भी है, थर्मल उद्योग भी है और कृषि उद्योग भी है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जिनमें जो सबसे बड़ा है और साथ ही साथ उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन करने की भी प्रतिष्ठा जिसके कारण प्राप्त है, तो वह केवल एक ही है, स्टील उद्योग। ठीक है, क्योंकि उपकरणों की जो उत्पादन करना जो संभव है वो स्टील के थ्रू ही होता है। और आप सभी को पता है कि जो भिलाई स्टील प्लांट है ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्या के तहत रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा कर लिया था। आपके पास ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए, सही आंसर तो आपको बता दिया गया है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, यहाँ पर आपको सही आंसर मिल जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो संयोजन सिद्धांत है वह क्या था। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1854 है उस समय। आपको एक डेट भी याद रखना है, 13 मार्च 1854। ठीक है, 13 मार्च 1854। इसी दिन क्या हुआ था कि जो ऑफिशियली रूप से हड़प नीति द्वारा, जो संयोजन सिद्धांत कहा जा रहा है यहाँ पर, हड़प नीति द्वारा जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई थी, उन्हीं के जो
अकॉर्डिंग ये जो 13 मार्च 1854 को जो छत्तीसगढ़ है वह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था ऑफिशियली, ठीक है। ऑफिशियली इसी दिन से रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद ये नागपुर पर यहाँ पर से कब्जा कर लिया गया था और इसी नागपुर पर कब्जे के साथ ही छत्तीसगढ़ भी फिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी आपको याद रखते चलना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संबंध में पदों का कुल आरक्षण कुल पदों का खालिस्तान है जिसमें SC ST OBC महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है 2/3 यानी 2/3 जो आरक्षण है जिसमें SC ST OBC महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो D ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, यही इसका सही आंसर है 2/3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। अब देखिए आपको याद होगा कि जब मराठा शासन जिस समय आया तो ठीक है, मराठा शासन में जो शासन सबसे पहले किए वो बिम्बाजी भोसले थे और बिम्बाजी भोसले जी की मृत्यु 1787 में बिम्बाजी भोसले जी की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद जो अगले उत्तराधिकारी होते हैं वो होते हैं व्योमकोजी भोसला, ये जो अगले उनके उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन न करते हुए इन्होंने एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधि नियुक्त किया और यही जो प्रतिनिधि है वह कहलाया सूबेदार, ठीक है। वास्तव में ये जो सूबेदार था ये कोई वंशानुगत पद या कोई स्थायी पद नहीं था, ये एकमात्र आप कह सकते हैं एक प्रकार से ठेकेदारी प्रथा थी। जो जितना ज़्यादा कर वसूल कर देता था उसे ही वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था, ठीक है। एक प्रकार से आप ठेकेदारी व्यवस्था इसको कह सकते हैं। तो ये जो ब्रिटिश जो मराठाकालीन औपनिवेशवादी नीति थी उसी का ही एक आप उदाहरण इसको कह सकते हैं, सूबेदार नियुक्त किया जाता था। यानी राजा प्रत्यक्ष छत्तीसगढ़ में रहकर ना शासन करते हुए सूबेदार को एक शासन करने के लिए छत्तीसगढ़ में नियुक्त कर दिया था। और ये जो सूबेदार है वो कहाँ रहता था, तो ये रतनपुर में रहता था, ठीक है। रतनपुर से यहाँ पर सूबेदारी को जो चलाता था अपने, तो यह भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो आप सभी को ये पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन इजी भी है, आप इसको याद रखे ही होंगे कि 1 नवंबर सन 2000 को जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है अस्तित्व में आया था। इसके साथ साथ कुछ 1 नवंबर 2000 की स्थिति भी आपको याद रखनी है। जैसे 1 नवंबर जब 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस समय संभागों की संख्या कितनी थी, 3 थी। जिलों की संख्या थी उस समय 16 थी। इतने ही जो चीज़ें थी हमारे पास थी। वर्तमान में अभी संभागों की संख्या, जिलों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ खालिस्तान सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। तो देखिए छत्तीसगढ़ खनिज उत्पादन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। ओवरऑल मिनरल की बात की जा रही है, यहाँ कोई स्पेसिफिक मिनरल के बारे में नहीं बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी? आप सभी को पता होगा कि जो कलचुरी वंश के एक राजा थे, राजा रत्नदेव, उन्होंने ही रतनपुर के शहर की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रतनपुर की स्थापना किसने की थी? तो राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना की थी। और यह स्थापना कब हुई थी? तो 1050 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है 1050 ईस्वी का, यही बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कत्थे के निष्कर्षण में माहिर है? अब देखिए आप लोगों ने जनजातियों के बारे में अगर पढ़ा होगा तो एक जनजाति आती है खैरवार, इसी को ही यहाँ पर कहा गया है खेरवाड़ा, ठीक है। खैरवार जनजाति, यही जो जनजाति है इसका मुख्य कार्य होता है कत्थे का, जो कत्थे के एक पेड़ होती है खैर की पेड़, उसी से कत्थे का जो निकालना, ये इनका मुख्य कार्य होता है। और ये मुख्य रूप से पाई जाती है सरगुजा क्षेत्र वाले एरिया में। तो ये जो जनजाति है कत्थे के निष्कर्षण में माहिर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा खेरवाड़ा, जो कि जिसका मतलब है खैरवार, ठीक है। राज्य लोकसभा में कितने सदस्य भेजता है? अब देखिए इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि राज्य लोकसभा में आप देखेंगे तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो लोकसभा में 11 सदस्य भेजता है। और इसी प्रकार मैंने बताया था कि राज्यसभा में 5 सदस्य भेजते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति कौरवों के वंशज होने का दावा करती है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कंवर, कोरिया, हलवा और कोरबा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ याद रखना है कि जो कंवर जनजाति है वह कौरवों के वंशज होने का दावा करती है, ठीक है।
कौरवों के वंशज होने का दावा करती है। इसके जो मुख्य देवता है वो याद रखिएगा कि जो मुख्य देवता है वो सगराखंड जो इनके मुख्य देवता है। तो कभी कभी इनके बारे में भी पूछा जाता है कि कंवर जनजाति के मुख्य देवता कौन कौन है। इनका जो मुख्य कार्य होता है वह भी पूछा जाता है। तो इनका जो मुख्य कार्य है वह सैन्य कार्य करना इनका मुख्य कार्य है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा कि इनकी बोली कौन सी होती है। तो कंवर जनजाति की जो बोली होती है वह सादरी बोली होती है, और ये जो नृत्य करते हैं उस नृत्य को कहा जाता है बार नृत्य। ठीक है, बार नृत्य कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो कंवर जनजाति के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि इनके जो प्रमुख देवता है वो सगराखंड है, इनका जो मुख्य कार्य है सैन्य कार्य है, बार नृत्य करते हैं और सादरी बोली बोलते हैं। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का मानना है कि उनके प्रमुख देवता बारह देव या बुद्ध देव जंगल की आत्मा साज पेड़ में निवास करती है। साल पेड़ आप कह सकते हैं, यहाँ पर साल पेड़ है। तो ये जो कहा जा रहा है कि जो कौन सी जनजाति है जिनके प्रमुख देवता बारह देव या जंगल की आत्मा साल पेड़ में निवास करती है। तो इसका जो सही आंसर लिया गया है बैगा जनजाति। ठीक है, अब बैगा जनजाति के बारे में और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इनके और अन्य कौन कौन से देवता है ये भी आपको याद रखना है। जैसे बूढ़ा देव, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कंवर जनजाति में सगराखंड, तो इसी प्रकार बूढ़ा देव और ठाकुर देव ये जो भूमि की रक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है, ठाकुर देव। साथ ही साथ दुल्हा देव, जो बीमारियों से रक्षा करने के लिए जो बैगा जनजाति के लोग हैं वह दुल्हा देव की पूजा करते हैं। तो ये अन्य देवी देवता हैं इनके बारे में भी याद रखिएगा। ये गोंड राजाओं के वैद्य कहलाते थे, यह भी याद रखिएगा। जो बैगा जनजाति हैं वो गोंड राजाओं के वैद्य कहलाते हैं। इनका जो मुख्य पेय पदार्थ है इसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पेय पदार्थ जो इनका मुख्य है वो है ताड़ी एक पेड़ होता है जिससे ताड़ी का पेय पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो ये इनका मुख्य पेय पदार्थ है। इनका जो मुख्य नृत्य है, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा अभी बार डांस, तो उसी प्रकार ये कर्मा नृत्य करते हैं, कर्मा नृत्य, और एक ही साथ साथ बिल्मा नृत्य जो दशहरे के अवसर पर किया जाता है, बिल्मा नृत्य, वह भी इनका प्रमुख नृत्य है। ठीक है, अगर इनकी कृषि की बात करें तो देखिए सभी जनजातियां अलग अलग प्रकार से कृषि करती हैं। इनका जो कृषि है वो बेवार कृषि नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो कृषि करते हैं वे बेवार नाम से किया जाता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको भी आगे डिस्कस करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर आगे के क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ताकि आपको ये वीडियो लंबा भी ना लगे और पूरा डिटेल्ड में हम लोग एनालिसिस कर सकें। धन्यवाद।